आज हर किसी की जबान पर बस एक राज्य का नाम है और वो है गुजरात। आखिरकार गुजरात में किसकी सरकार बनेगी? जिस तरह से चुनाव हुए हैं, जो चुनावी प्रक्रिया रही है, गुजरात ने सुर्खियां बटोरी रखी तकरीबन 3 महीने पूरे देश भर में। और अब न्यूज नेशन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है अपना एग्जिट पोल। हम आपको बता दें, हम जो एग्जिट पोल आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, ये आज दोपहर 3 बजे तक के मतदान के आधार पर है, जिसके आधार पर हम आपसे ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 47% वोट परसेंटेज मिल सकता है, जबकि कांग्रेस के खाते में 43%, अन्य के खाते में 10% वोट परसेंटेज जा सकता है। अगर इस वोट परसेंटेज को आप सीटों के प्रोजेक्शन में देखें तो अभी जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं, क्योंकि हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये डेटा हमारा रिवाइज हो सकता है, क्योंकि अभी तक हम पूरे वोटिंग के आंकड़ा इसमें नहीं जोड़ पाए हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 124 से 128 सीटें हासिल कर सकती है गुजरात में। ये हमारा शुरुआती रुझान है एग्जिट पोल का, और हम इस पर फाइनल डेटा आपके सामने कुछ ही देर बाद प्रस्तुत करेंगे। कांग्रेस के खाते में 52 से 56 सीटें आ सकती हैं, अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें आ सकती हैं, यानी कि लगभग अपने लक्ष्य 150 के पास पहुंचती भारतीय जनता पार्टी अभी दिखाई दे रही है। ये 3 बजे तक के मतदान के आंकड़ों पर आधारित एग्जिट पोल हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या यह मार्जिन रहेगा? क्या अमित शाह का 150 का नारा अपने आप में साकार हो पाएगा? यह बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। हमारे साथ शिव प्रताप शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, प्रेमचंद्र मिश्रा जी कांग्रेस से, एनके सिंह साहब, अभिलाष खांडेकर जी, उर्मिलेश जी, मनिंदर ठाकुर जी मौजूद हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिव प्रताप जी, आपकी प्रतिक्रिया। हम आपको एक बार फिर बता दें कि ये जो हम आंकड़े अभी दिखा रहे हैं, ये दोपहर 3 बजे तक के मतदान पर आधारित है। ये आंकड़े थोड़े रिवाइज भी हो सकते हैं, हो सकता है कि बीजेपी की सीटें घटे, कांग्रेस की सीटें बढ़े, लेकिन फिर भी जो अभी तक के एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, तो आप अपने लक्ष्य तक तो नहीं पहुंच रहे, उसके करीब पहुंच रहे हैं। शिव प्रताप जी, देखिए, आपने एग्जिट पोल जो दिया है वो मतदान के आंकड़ों के आधार पर दिया है। अच्छा आपने दिया ही होगा। हम ये मान करके चलते हैं कि बहुत कैलकुलेशन के साथ अमित शाह जी अपनी बात को रखते हैं जी। और 150 सीटों की जो बात है, 1-2 सीट इधर उधर की स्थिति में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग 150 सीटों पर निश्चित रूप से पहुँचेंगे। अब की बार भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 150 सीट या उससे पार भी जा सकती है। इस नाते हमें इस पर कोई वो नहीं है। मतदान का प्रतिशत जो रहा हो जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी को अच्छा प्रतिशत मिला होगा और 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी गुजरात में प्राप्त करेगी। आप आश्वस्त हैं 150 सीटें अभी भी, लेकिन प्रेमचंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस को जितनी उम्मीदें हैं, अभी तक जो हमारे पास शुरुआती रुझान आ रहे हैं, और मैंने अभी पहले ही कह दिया कि हमारा ये डेटा रिवाइज हो सकता है, उसके आधार पर कांग्रेस अपने परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही। सरकार बनाने की स्थिति में तो आप बिल्कुल नहीं दिख रहे, कम से कम ये कहा जा सकता है। ये आपके आंकड़े हैं और मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारी अपनी फीडबैक है, जो पूरे कैंपेन में रिस्पांस मिला, जो हमने सोशल इक्वेशन बनाए और जिस तरह से हमने एक प्लान वे में इलेक्शन लड़ा, और जो 22 साल के कुशासन बीजेपी के शासन को लेकर आम जनता में, खासकर शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में, ओबीसी सेक्शन में, पाटीदार समाज में, नौजवानों में, किसानों में, बड़े पैमाने पर व्यापारी वर्ग में जो गुस्सा था बीजेपी के खिलाफ, तो मैं समझता हूँ ये जो आंकड़े आपके हैं वो उस गुस्सा का प्रकटीकरण नहीं है। इसलिए हमारा जो अपना कैलकुलेशन है पार्टी का और जो हमें अपने फीडबैक मिल रहा है, उस आधार पर मैं बता रहा हूं आपको, जो हमारा वोट परसेंट आप 43 कह रहे हैं, इसमें 3-4% कम से कम और बढ़ना चाहिए। और हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के आसपास, कंफर्टेबल मेजॉरिटी जिसको कहते हैं, कांग्रेस पार्टी 100 से 110, 115 सीट तक हम जाएंगे। इसलिए हमें 18 तारीख तक इंतजार करना चाहिए, तब तक बीजेपी को भी बहुत बड़ा आंकड़ा। और प्रेमचंद जी, ये जो आंकड़ा आप पहुंचने की बात भी कर रहे हैं, ये अपने बलबूते आप 22 साल बाद भी नहीं पहुंच पा रहे। ये आंकड़ा अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन अगर आपकी बात मान भी लें, आप इस आंकड़े तक पहुंच भी जाए, तो ये बात तो स्वीकार करनी होगी कांग्रेस पार्टी को कि बिना हार्दिक पटेल के, बिना जिग्नेश के और बिना अल्पेश के आप अपने बलबूते यहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे।
नहीं, ये आपका सोचना है। मैं तो उसे गुजरात की जनता की भावनाओं का प्रकटीकरण मानता हूं कि जो लोग पिछले चुनाव तक भाजपा के वोटर थे, अगर उनको लगा कि बीजेपी की सरकार ने उनकी बातें न सुनी, उनके अधिकारों का हनन किया, उन पर लाठी गोलियां बरसाई और उन पर कई तरह के जुल्म हुए, तो चाहे ऊना से लेकर आप पाटीदार आंदोलन तो देख लीजिए, जो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन अभी गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का स्टेटमेंट सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि तमाम एग्जिट पोल गुजरात में बीजेपी की सरकार को एक बार फिर से बनता दिखा रहे हैं और इसे लेकर बड़े उत्साहित हैं। आइए दिखाते हैं आपको विजय रूपाणी ने क्या कहा है। भारी मतदान हुआ है, जनता ने उत्साह, उमंग, आनंद के साथ भारी मतदान किया है। अभी बहुत सारी चैनलों ने सर्वे भी प्रकाशित किया है और सभी सर्वे में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, ये बात स्पष्ट तौर पर आज दिखाई दे रही है। एनके सिंह साहब, विजय रूपाणी जी की मुस्कुराहट बता रही है कि वह आश्वस्त हैं, क्योंकि पहले से मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें प्रस्तुत किया जा चुका है, तो अगला 5 साल भी उनके लिए है। कम से कम ये उनके चेहरे के भाव से तो दिख ही रहा है। नहीं, बाल बाल बीजेपी बची है, इसलिए रूपाणी जी को कंटिन्यू करेंगे, मुझे डाउट है। बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है इस चुनाव को, अगर जीतते हैं जैसा कि आप कि खुद अपनी सीट हार जाएंगे, वो भले बीजेपी जीत जाए। जी, बीजेपी जीत जाए, उनको अपनी ही सीट। और नहीं, बीजेपी ने बड़ी मुश्किल से नैया के पार लगाया है जी, क्योंकि रूपाणी जी के रहते दिक्कत हो रही थी। और मुझे अगला स्टेप जो होगा, पहला होगा कि चीफ मिनिस्टर बदला जाए, क्योंकि स्थिति खराब हुई थी और रूपाणी जी एक चीफ मिनिस्टर की तरह काम नहीं कर रहे थे। जो करना चाहिए, डिलीवरी का जो प्रोसेस था वो नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे इस चुनाव को अगर आपका ये सही है, जितना आप कह रहे हैं कि 4% का गैप है, तो आप ये देखिए कि बीजेपी का बेस तो 39 पे था जी, 39 से बढ़ के अगर ये 43 हुआ है, तो 4% इसी जिग्नेश, हार्दिक पटेल और इन्हीं का तो है ना। तो 4% बढ़ा है और बीजेपी का कम हुआ है 2%। बिल्कुल, कांग्रेस का 4% बढ़ा है, बीजेपी का 2% कम हुआ है। सुबह भी हम जैसे चर्चा कर रहे थे कि अगर 22 साल बाद भी, ये आंकड़े भी रिवाइज होंगे, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं, 22 साल बाद भी अगर अपना वोट शेयर कम करके भी, सीटें कम करके भी बीजेपी जीत जाए, तो भी बहुत बड़ी जीत बन जाए। एक चीज है, डेमोक्रेसी में कहा जाता है एफपीटीपी सिस्टम जो हमारा है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसमें विनर टेक्स इट ऑल। तो अगर वो एक वोट से भी जीता है, उसी तरह अगर सरकार बन जाती है बीजेपी की, तो विजयी है। और विजयी है तो ये हम लोग एनालिस्ट कहते रहे कि बीजेपी ने कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, बीजेपी जीती है तो जीती है, और जीती है तो राज करेगी। बिल्कुल। शिव प्रताप जी, आपसे एक सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले उर्मिलेश जी, आपसे जरा समझना चाहता हूं। हम मानते थे कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का गढ़ कोई नहीं तोड़ सकता। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं और हमारे के साथ साथ बाकी भी शायद कुछ इसी तरह के आंकड़े प्रदर्शित कर रहे हैं, कम से कम हमारे आंकड़े से तो स्पष्ट है कि ऐसा लगता है कि पूर्ण बहुमत नहीं, 2/3 बहुमत की सरकार बीजेपी की बनती है। तो क्या ये माने कि गुजरात में भी बीजेपी के गढ़ को गिरा पाना किसी भी पार्टी के लिए मुमकिन नहीं है? देखिए, जहां तक गुजरात का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क है और काफ़ी वर्षों से है, जिसको वो मेंटेन किए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसमें जो प्लस होता है वो है नरेंद्र मोदी का एक जो कद्दावर व्यक्तित्व, जो कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी वहाँ गुजरात में रही हो, उसके तमाम जो लोग हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी भी, जितने और नेता हैं वो कोसों दूर हैं उनके करिश्मे, उनके तौर तरीके, उनके तमाम तरह के जो लटके झटके हैं नरेंद्र मोदी जी के, उनसे। तो ऐसे में जाहिर है उसको बहुत बड़ा फायदा मिलता है। और दूसरा ये कि इस चुनाव में अगर आपके एग्जिट पोल आप सही होते हैं या ज़्यादातर टेलीविजन चैनलों के सही होते हैं, तो ये मानना पड़ेगा कि अगर संख्या जो उनके सीटों की संख्या है, अगर वो वाकई थोड़ी कम हो जाती है पहले के मुकाबले से, तो भी राहुल गांधी इस चुनाव में माना जाएगा कि वो पॉलिटिकली विन किए हैं, वो पॉलिटिकली विनर हैं। लेकिन क्या इससे एक और बात ये साबित नहीं होती कि गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी तो थोड़ी बहुत काम कर रही है, लेकिन जातियों के नाम पर बांटकर जो वोट कराने की कोशिश थी वो नहीं संभव हुई? देखिए, बीजेपी के पक्ष में जाएगा। देखिए, भारत में कौन ऐसा सूबा है, कौन ऐसी पार्टी है जो जातियों का जोड़ तोड़ नहीं करती है? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से संचालित पार्टी है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग शब्दावली को इजाद किया था भारतीय जनता पार्टी ने गोविंदाचारी के जनरल सेक्रेटरी रहते हुए। आप थोड़ा याद कीजिए। दूसरी बात
उत्तर प्रदेश में अभी हाल में चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातियों का इस्तेमाल जिस तरह से खूबसूरती से या बदसूरती से, जो भी आप कह लीजिए, बीजेपी ने किया है, वो सपा बसपा तो सपने में भी नहीं कर सकती है। आप राजभर की पार्टी हो, राजभर की पार्टी हो, कुर्मियों की पार्टी हो, जाति आज हमारे राजनीति का एक बुनियाद है जिससे हिला पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप ही की कई बातों को लेकर मैं जनाब शिव प्रताप जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। उर्मिलेश जी का यह कहना है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, भले ही आप अपनी सरकार बना ले और हो सकता है कि रूपाणी जी को मुख्यमंत्री बना भी दें, लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाएगा तो गुजरात का यह चुनाव राहुल गांधी के लिए जीत का चुनाव होगा। क्या इस दलील से आप इत्तेफाक रखेंगे, सहमत हैं इससे आप? देखिए, मुझे लगता है कि उर्मिलेश जी ने कांग्रेस की नस को बहुत अच्छी तरह से समझा है। अभी जो मोदी जी को अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कराया गया, वह इस नाते भी कराया गया कि अगर वहाँ कांग्रेस चुनाव हारेगी ही, ये उनको अनुमान था कि हारेगी, सरकार हमारी नहीं बनेगी। तो उन्होंने कहा अगर हारेगी ही तो हम ये कहेंगे कि दूसरे लोगों के नाते जो है हम हार गए और राहुल जी के नाते सीटें थोड़ी बढ़ गई। कांग्रेस हमेशा अपने युवराज को पोसती रही है, पालती रही है। इस चुनाव में भी इसी नाते कि राहुल जी जीतने को दिखाएगा। मुझे लगता है इसका छोटा सा जवाब प्रेमचंद जी से ले लिया जाए, इससे पहले कि हमें रुकना पड़े। प्रेमचंद जी, छोटा जवाब प्लीज। मैं बिल्कुल नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं उस पर जवाब देना उचित नहीं है। हम अपने नेता को नेता नहीं माने, हम अपने नेता को नेता नहीं माने, तो क्या हम किसको नेता माने? ये मोदी जी को मानते हैं, मोदी इनके लिए करिश्माई पुरुष हैं, अमित शाह जी बहुत बड़े चाणक्य हैं इनके लिए। तो वो बिहार, दिल्ली और पंजाब के चुनाव में क्या हुआ, मणिपुर और गोवा में क्या हुआ? ये भी हारे हैं, हम भी हारते हैं। लेकिन आज जो जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये थोड़ा समय पूर्व वार्तालाप अभी हो रहा है। 18 तारीख इंतजार करिए, बिल्कुल, और आप देखिएगा हमारा वोट प्रतिशत 46% तक जाएगा। और उसी राहुल गांधी के नेतृत्व को ये सभी लोग मानेंगे जो आज भी आलोचना करने से बाज नहीं आ रहे। न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है गुजरात चुनाव का सबसे सटीक एग्जिट पोल, और 22 साल की सत्ता के बाद भी हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बड़ी आसानी से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 124 से 128 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 47% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का, जबकि 43% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का नजर आ रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल देव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राहुल जी, बड़ी आसानी से 22 साल के बाद भी इस एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में एक बार फिर से वापसी करती हुई नजर आ रही है। इन नतीजों का आकलन आप कैसे करते हैं? और ब्रेक से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन क्या गुजरात को जातियों के नाम पर बांटकर जो वोट कराने की कोशिश थी, क्या वो इस एग्जिट पोल के मुताबिक आपको कामयाब होती हुई नजर आती है? पहली मेरी टिप्पणी तो ये होगी कि इसको अब हमें थोड़ा अपनी भाषा बदलनी चाहिए। ये आपके अनुमान अगर सही हैं तो फिर अब हमें ये कहना बंद कर देना चाहिए कि ये भाजपा की जीत है। ये सीधे सीधे एक व्यक्ति की जीत है, एक व्यक्ति की लगातार निरंतर चौथी जीत है, नरेंद्र मोदी की। जी, नरेंद्र मोदी को आप निकाल दें तो फिर गुजरात में क्या बचेगा ये कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और इस चुनाव ने एक बार फिर से साबित किया कि 22 साल बाद भी वो अब भी सबसे कद्दावर नेता, सबसे लोकप्रिय नेता और सबसे चहेते नेता गुजरात के लगभग सभी वर्गों के बने हुए हैं। जी, तो ये एक बहुत अभूतपूर्व किस्म की चीज़ है। ये ज्योति बसु जैसा आकर्षण नहीं है, लेकिन ये एक नया बिल्कुल भारतीय राजनीति की एक परिघटना है जिसको हम नरेंद्र मोदी का नाम देते हैं आजकल। बिल्कुल राहुल जी, इसमें कोई जाति वाली बात जी, जातियों में इन नए नेता, 3 नए नेताओं के कारण 3 नए इन ऐसी जातियों में एक नया उभार दिखा था हमें। और भाजपा विरोधी या बीजेपी विरोधी, मोदी विरोधी एक स्वर हमको दिखने शुरू हुए थे। लेकिन अगर एग्जिट पोल के अनुमान सही हैं तो वो जो भीड़ दिखी हमें, ख़ास तौर पे हार्दिक पटेल की सभाओं में, वो वोटों में बदली नहीं है। और पाटीदारों का एक बड़ा हिस्सा भी अपनी तमाम हमारे सारे जातीय गणनाओं के बावजूद मोदी के साथ रहा है। तो
बात अभी जैसे उर्मिलेश कह रहे थे, कौन सा ऐसा चुनाव होता है जहां पर कौन सी पार्टी ऐसी होती है जो जाति के हिसाब से अपनी गोटे नहीं बिठाती, वो यहाँ भी हुआ। लेकिन केवल जातियों के असंतोष को ही आधार बनाकर एक लोकप्रिय सरकार और लोकप्रिय नेता को उलटने की जो कोशिश थी वो नाकाम रही है। बहुत बड़ी और बारीक बातें आपने सामने रखी राहुल जी। नरेंद्र मोदी, यानी कि गुजरात में नरेंद्र मोदी से आज बड़ा कुछ भी नहीं, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी नहीं। करेंगे इसी पर चर्चा और इसके साथ साथ वो आंकड़े भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी बढ़त 22 साल के शासन के बाद भी गुजरात में मिल रहा है। और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी 47 सीट अगर काबिज कर सकती है, उस पर हो सकती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।